रीबर्थ ऑफ माई लिटिल क्वीन एपिसोड 18। द्रांश को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने लव के कंधों को दबाया, मगर लव बिल्कुल भी उठी नहीं। द्रांश अपने गुस्से को दबाते हुए लव के कंधों को पकड़ लेता है, फिर उसके गालों को दबाकर बोला, बेबी गर्ल, ओपन योर आइज, बेबी गर्ल। लव बहुत गहरी नींद में थी। वो परेशान होकर बोली, सोने दो ना, पूरी रात तुम्हारे कारण मैं सो नहीं पाई। द्रांश का चेहरा सख्त हो गया था। वो खुद को सोचने से रोक नहीं पाया कि वो पूरी रात उसके कारण सो नहीं पाएगा। क्या मतलब है? क्या इसका दूसरा मतलब नहीं निकल रहा कि उसने पूरी रात लव के साथ जबरदस्ती की हो? ये सोचते ही तारांकन द्रांश का चेहरा ठंडा पड़ गया। वो लव को एक झटके से सोफे पर पलट देता है और उठ जाता है। लव चादर ओढ़े हुई थी, पर वो उसके कंधे के थोड़ा नीचे हो जाता है, पर वो अभी भी नींद में थी। द्रांश उसे देखकर अपनी जगह पर जम गया। काफी देर तक तो वह बिना भाव से लव को देखता रहा, मगर उसके कान एकदम से लाल थे। वो तुरंत लव के ऊपर अच्छे से चादर डालते हुए वॉशरूम में चला जाता है। वही ऋषि अभी भी दरवाजे के बाहर खड़ा था। द्रांश शावर लेकर आता है। उसने ब्लैक पेंट और ब्लैक शर्ट पहनी थी, जिसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा था। उसके बाल थोड़े गीले थे। वो एक टॉवल से अपने बालों को पोंछते हुए दरवाजा खोलता है और कोल्ड भाव से ऋषि को देखने लगा, मगर उसने पूरी तरीके से दरवाजा ओपन नहीं किया था। ऋषि अंदर देखने की कोशिश करता है, मगर उसे कुछ भी दिख नहीं रहा था। द्रांश आईब्रो ऊपर करके घूरते हुए डोमिनेटिंग आवाज में बोला, तुम क्या देख रहे हो? ऋषि घबराते हुए मुस्कुराने लगा और 2 कदम पीछे होकर बोला, मैं ये पूछने आया था कि तुम्हें ब्रेकफास्ट में क्या खाना है। जब तक हम तुम्हारी बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे, तब तक शेफ खाना बना देगा। द्रांश कुछ भी नहीं बोला। तभी कपिल वहां आ जाता है। उसके हाथ में एक बैग था। कपिल उस बैग को दरवाजे के बगल में रखी टेबल के ऊपर रख देता है और अपने सर झुकाते हुए रिस्पेक्ट से बोला, बिग बॉस, आपने जो सामान मंगवाया था वो मैं लेकर आ गया हूँ। तारांकन। द्रांश कोई जवाब नहीं देता। उसने बैग उठाया और ऋषि के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। द्रांश उस बैग को कॉफी टेबल पर रख देता है और एक नजर लव को घूरता है, जो अभी भी सो रही थी। तारांकन। द्रांश अपने फोन को लेकर बाहर चला जाता है। उसने रूम को अच्छे से लॉक कर दिया था और कोल्ड भाव से ऋषि को घूरते हुए बोला, कोई भी रूम के अंदर नहीं जाएगा। ऋषि जल्दी से बोला, ये तुम्हारा रूम है, वैसे भी यहाँ जाने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं होगी। वे लोग स्टडी रूम में चले जाते हैं। द्रांश एक चेयर पर बैठा हुआ था। वह हमेशा की तरह शांत था। ऋषि जब खुद को रोक नहीं पाया तो वह जल्दी से पूछता है, द्रांश, क्या तुम्हारे और लव के बीच कुछ ठीक नहीं है, जो तुम उसे इग्नोर कर रहे हो? द्रांश कोई भी जवाब नहीं देता। उसने कपिल को घूर कर देखा तो कपिल घबराते हुए बोला, बिग बॉस, मैंने पता करने की कोशिश की है, मगर पता नहीं चल पा रहा है कि वह चिप किसके पास है। हमारे लोग अभी भी उस चिप को ढूंढ रहे हैं। अगर वह चिप किसी गलत हाथ में होती तो अब तक बहुत कुछ हो चुका होता, मगर अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मुझे लगता है शायद वह सुरक्षित हाथों में है। इतना कहकर वो शांत हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ लव उठ चुकी थी। उसने जब तारांकन द्रांश को रूम में नहीं देखा तो वह थोड़ी हैरान हुई, मगर फिर उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसने जब बैग में अपने लिए कपड़े देखे तो उसके होठों पर मुस्कान आई और जल्दी से कपड़े लेकर वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद वो शावर लेकर आई। लव नीचे चली गई थी। तभी उसका फोन बजा। लव ने एक नया फोन खरीद लिया था क्योंकि वो दूसरे फोन का बहुत मुश्किल से यूज करती थी। लव जैसे ही कॉल रिसीव करती है, दूसरी तरफ से केतु एक्साइटेड होकर बोला, बॉस, रात में क्या हुआ? क्या बिल्कुल वैसा ही हुआ था जैसा हमने सोचा था? क्या आपने अपनी तरफ से कोशिश की? लव का चेहरा उतर गया। उसने मुंह बनाते हुए कहा, उसने कुछ भी नहीं किया। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उसे सेड्यूस कर लूं, पर पता नहीं वह किस मिट्टी का बना था। वह मेरे करीब आया ही नहीं। इनफैक्ट वह तो हम किलर को बेशर्म कह रहा था। यही नहीं, उसने ये भी कहा कि क्या हम लोगों को सेड्यूस करके ही किलर बने हैं और उन्हें ऐसे ही मारते हैं। फोन स्पीकर पर था, इसलिए केतु के साथ साथ राहु भी सब कुछ सुन पा रहा था। दोनों ही ऋषि के घर के बाहर सबसे बड़े पेड़ पर बैठे हुए थे, ताकि सब कुछ देख सके, मगर कोई भी उन्हें ना देख पाए। राहु और केतु जमीन से ज्यादा पेड़ों पर रहना पसंद करते थे। राहु और केतु दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो केतु कुछ सोचते हुए बोला, बॉस, तो फिर आप दूसरा प्लान यूज करिए। आप उनके लिए एक टेस्टी सा खाना बनाइए। यूट्यूब पर देखकर बनाइए। भले ही आपको खाना बनाना नहीं आता हो, पर कुछ ना कुछ तो आप यूट्यूब पर देखकर बना ही लेंगी।
मुझे यकीन है कि वो खुश हो जाएंगे। ये सुनकर लव की आंखों में चमक आ जाती है, मगर फिर वो गंभीर होकर बोली, ठीक है, मैं यही करती हूँ, मगर तुम दोनों में से कोई एक दिव्या के पास जाओ। क्या तुम लोग भूल गए कि उसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता है? अगर उन लोगों ने दिव्या को पकड़ लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। राहु और केतु एक दूसरे को देखते हैं। बात करने के बाद दोनों कॉल कट कर देते हैं। राहु वही पेड़ पर बैठा था, मगर केतु तुरंत दिव्या के पास चला जाता है। वही लव एक्साइटेड होकर किचन में जाती है, मगर किचन को देखते ही उसका चेहरा उतर जाता है क्योंकि उसे कुछ बनाना नहीं आता था। वो कंफ्यूज थी कि क्या बनाए। शेफ उसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो लव को नहीं जानता था, मगर फिर भी उसने बहुत ही सम्मान से पूछा, मैडम, आपको क्या चाहिए? आप मुझे बता दीजिए, मैं बना दूंगा। ये कहते हुए वो कॉफी बनाने की तैयारी करने लगा। ये देखकर लव कंफ्यूज होकर पूछती है, तुम क्या कर रहे हो? शेफ जवाब देता है, मैं ऋषि सर और द्रांश सर के लिए कॉफी बना रहा हूँ। ये सुनकर लव कुछ सोचते हुए उसे जल्दी से साइड कर देती है और एटीट्यूड से कहती है, ये सब मैं बनाऊंगी, चिंता मत करो, मैं बहुत अच्छे से बना लूंगी। शेफ घबराते हुए बोलता है, नहीं मैडम, प्लीज, अगर ऋषि सर को पता चल गया तो हमें डांट पड़ेगी। लव अपने बालों को पीछे करते हुए घमंड से बोली, क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं द्रांश रंधावा की इकलौती बीवी हूँ। मैं तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ तो तुम्हें कोई नहीं डांटेगा। ये सुनकर शेफ अपने होठों को दबा लेता है। वो डरते हुए खड़ा था। लव को नहीं पता था कि कॉफी कैसे बनाते हैं। वो अपने दिमाग पर जोर डालती है। फिर चाय की पत्ती को देखकर सोचती है कि चाय की पत्ती पानी में डालने से पानी का रंग डार्क ब्राउन हो जाता है, जो ब्लैक जैसा दिखता है। उसने पानी तो चढ़ा दी, मगर गैस नहीं जलाई थी। वो चाय की पत्ती भी पानी में डाल देती है। ये देखकर शेफ कुछ कहना चाहता था, मगर लव के आंखें दिखाने से चुप हो जाता है। लव ने देखा कि कुछ गड़बड़ है, तभी शेफ जल्दी से बोला, मैडम, आपने गैस नहीं जलाए। लव उसे कंफ्यूज होकर देखती है, तो शेफ आगे बढ़कर जल्दी से गैस जला देता है। लव सिर्फ ओह करती है और पानी को देखने लगती है, जो उबलने लगा था और साथ ही कलर भी बदलने लगा था। जब पानी का रंग चाय की पत्ती के साथ मिक्स होकर बदल जाता है, तो वो उसे एक मग में डाल देती है। खुद को शाबाशी देते हुए कहती है, ये तो बहुत आसान था। उसने शेफ से पूछा, क्या इसे ब्लैक कॉफी कह सकते हैं? शेफ स्पीचलेस था, क्योंकि जब से उसे पता चला था कि लव द्रांश की बीवी है, तब से वो डर रहा था। इसलिए उसने कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं की और बस अपना सिर हिला दिया। लव खुश होकर बोली, ठीक है, जाओ इसे लेकर द्रांश के देकर आओ, तब तक मैं खाना बनाऊंगी। शेफ इस बार खुद को रोक नहीं पाया और डरते हुए बोला, मैडम, रहने दीजिए, आपको काम नहीं करना चाहिए। आपको जो खाना है बस मुझे बता दीजिए, मैं बना दूंगा। लव इस बार गुस्से में बोली, तुम जाकर यह कॉफी द्रांश को देकर आओ। उसके रूड होकर बोलने से शेफ चुपचाप लव की बनाई हुई कॉफी उठाता है और स्टडी रूम की तरफ बढ़ जाता है, मगर वो सोच रहा था, क्या इसे कॉफी कहा जा सकता है? वही लव यूट्यूब खोल लेती है और खाना बनाना शुरू कर देती है। जब भी वो अपनी चाची के घर पर होती थी, ज्यादातर इंडक्शन का इस्तेमाल करती थी, इसलिए वह गैस जलाना नहीं जानती थी। इस बार शेफ ने गैस जला दी थी, इसलिए वह सीख गई थी। वही शेफ स्टडी रूम के दरवाजे को नॉक करता है। ऋषि दरवाजा खोलता है और शेफ के हाथों में कॉफी देखता है। ऋषि हैरानी से पूछता है, तुम इतना काम क्यों कर रहे हो? शेफ ने खुद को संभाला और बोला, ये द्रांश सर की ब्लैक कॉफी है। ऋषि जल्दी से कॉफी ले लेता है और नाराजगी से बोलता है, मेरी कॉफी कहाँ है? शेफ जल्दी से जवाब देता है, आप चिंता मत करिए, मैं अभी बना कर लाता हूँ। और आपके हाथ में जो कॉफी है वो स्पेशली द्रांश सर के लिए है, इसे खुद उनकी वाइफ ने बनाया है। ये सुनकर ऋषि कॉफी को देखता है, पर उसे कुछ अजीब लगता है क्योंकि वो कॉफी जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा था। वो अंदर आता है और टेबल पर मग को रखते हुए कंफ्यूज होकर कहता है, तुम्हारी ब्लैक कॉफी। द्रांश अपने लैपटॉप में कुछ मेल्स चेक करते हुए ब्लैक कॉफी उठाता है, पर जैसे ही उसने उसे पिया, उसका चेहरा अजीब सा हो गया। वो उसे थूकने ही वाला था कि तभी ऋषि एकदम से बोला, इसे तुम्हारी धर्मपत्नी ने बनाया है। द्रांश का चेहरा लाल, पीला, नीला हो चुका था, पर जब उसने सुना कि इसे लव ने बनाया है, तो उसकी आईब्रो ऊपर हो गई। वो तुरंत उसे पी लेता है। उसे बहुत अजीब लग रहा था। द्रांश अपनी आंखें नीचे करके कॉफी को देखने लगा, जैसे वह कॉफी उसे चैलेंज दे रही हो। ऐसा लग रहा था कि वह कॉफी द्रांश से कह रही हो, मुझे पी कर दिखाओ।
ऋषि उसके चेहरे के भाव देखते हुए अपनी हंसी को रोक रहा था। उसने धीरे से पूछा, कैसी है? द्रांश बिना भाव के बोला, ठीक है। वो धीरे धीरे पीने लगता है। ऋषि बस चाहता था कि द्रांश जल्दी से कॉफी थूक दे ताकि वह उसका मजाक बना सके, मगर वह हैरान था कि द्रांश ने धीरे धीरे सारी कॉफी खत्म कर दी। तभी शेफ फिर से आया, इस बार ऋषि की कॉफी लेकर। ऋषि हैरानी से पूछता है, एक बात बताओ, ब्रेकफास्ट की तैयारी हो गई है? तुम एक एक करके कॉफी दे रहे हो, ब्रेकफास्ट कब बनाने वाले हो? शेफ को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। उसने अपने होठों को दबा लिया। जब ऋषि ने दोबारा गुस्से में देखा तो इस बार शेफ घबराते हुए बोला, सर, मैडम ने कहा है कि वो खुद ब्रेकफास्ट बनाएंगी, वो हमें किचन में भी नहीं आने दे रही है। द्रांश के कानों में जैसे ही यह आवाज पड़ी, उसका हाथ रुक गया। उसे अच्छे से पता था कि लव को कुछ भी बनाना नहीं आता है। वो सिर्फ कुछ ही चीजें अच्छे से बना पाती थी, वरना वो ज्यादातर कुछ नहीं बना पाती थी। उसे ये भी पता था कि लव उसके लिए जड़ी बूटी आराम से बना लेती थी, पर वो अभी नहीं जानता था कि वह खाना कितने अच्छे से बना सकती है। द्रांश खड़ा हो जाता है। वो अपने लैपटॉप को बंद करते हुए जल्दी से स्टडी रूम से बाहर निकलने लगता है। ऋषि तुरंत साइड हट जाता है। द्रांश भागते हुए सीढ़ियों से उतरता है और जैसे ही किचन की तरफ बढ़ता है, अचानक एक तेज धमाका हुआ। बूमम तारानकन, ये आवाज इतनी तेज थी कि पूरा घर हिल गया। स्टडी रूम में ऋषि और कपिल चौंक गए थे। वे दोनों भी भागते हुए नीचे आते हैं। किचन से धुआं निकल रहा था। किचन के अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा था, पर किचन के बाहर तक सब्जियां बिखरी हुई थीं। ये सब देखकर सभी हैरान थे। द्रांश का चेहरा ठंडा पड़ गया। लव कहीं नजर नहीं आ रही थी, इसलिए वो जल्दी से भागते हुए किचन के अंदर चला गया, जबकि पूरे किचन में केवल धुआं ही फैला हुआ था। गैस के पास आग जल रही थी। द्रांश की आवाज गूंजने लगी, बाहर जाओ। ऋषि और कपिल किचन के अंदर जाना चाहते थे, मगर द्रांश ने दोबारा गुस्से में कहा, तो वे दोनों और शेफ सभी बाहर निकल गए। उनके साथ गार्ड भी थे। द्रांश ने अंदर देखा कि लव एक किनारे झुककर अपने चेहरे को छुपाकर बैठी हुई थी। द्रांश जल्दी से उसे गोद में उठाता है और वही विंडो से नीचे कूद जाता है। तभी एक तेज धमाके के साथ साथ ऋषि का पूरा घर भी उड़ गया। बम्मम, राहु जो पेड़ पर बैठा था, इस धमाके के कारण चौंक कर पेड़ से नीचे ही गिर गया। उसकी कमर में चोट आई थी। वो अपनी कमर को पकड़कर दर्द से कराहने लगा। हर तरफ आग ही आग जल रही थी। ऋषि का पूरा घर जल चुका था। किचन के दूसरी तरफ ही ऋषि का लैब था, जहां पर बहुत तरह के केमिकल रखे हुए थे। आग जैसे ही वो लैब तक पहुंचा, और भी धमाके होने लगे थे। ऋषि, शेफ और गार्ड्स बाहर मौजूद थे। इस धमाके को देखकर वो सभी शॉक में थे। ऋषि को ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल की धड़कन ही रुक गई हो। शेफ घबराते हुए बोला, अंडस्को, आखिरकार मैडम ने ऐसा क्या बनाया था जो पूरा घर ब्लास्ट हो गया? ऋषि अपने होश में आता है और सदमे से बोलता है, अंडस्को, वो खाना बना रही थी या ब्लास्ट करने की तैयारी कर रही थी। इतना कहते ही वो आस पास द्रांश को ढूंढने लगता है, मगर उसे कहीं भी द्रांश नजर नहीं आ रहा था। वही द्रांश इस वक्त जमीन पर गिरा था। उसके ऊपर लव भी गिरी हुई थी। लव और द्रांश के नज़ारे आपस में टकराए। उन दोनों के शरीर से जलने की महक आ रही थी। वो दोनों काफी देर तक एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, मगर जब ऋषि और बाकी लोग उनको ढूंढ लेते हैं तो ऋषि गुस्से से कहता है, अंडस्को, क्या तुम दोनों का रोमांस खत्म हो गया है? अगर खत्म हो गया है तो यहाँ से चलो, क्योंकि यह जगह अब रहने लायक नहीं है। या फिर मेरे गार्डन को भी ब्लास्ट करने का इरादा है तुम्हारी बीवी का, मिस्टर द्रांश रंधावा। इतना कहते ही वो गुस्से से अपने कमर पर हाथ रख लेता है। लेकिन उसकी तेज आवाज सुनते ही लव और द्रांश अपने होश में आते हैं। द्रांश गुस्से में उसे देखता है, पर ऋषि चुप नहीं होता। वो उंगली दिखाते हुए बोलता है, अंडस्को, मुझे आंखें दिखाने से बेहतर अपनी बीवी को आंखें दिखाओ। क्या तुम उससे पूछ सकते हो कि वह मेरे किचन में किस तरह का खाना बना रही थी, जिससे मेरा घर ही ब्लास्ट हो गया? मुझे तो लगता है खाने के नाम पर वो बम बना रही थी, ताकि हम सबको उड़ाकर जान से मार दे। लव जैसे ही ये सुनती है, उसका चेहरा एक स्प्लैश लैश हो जाता है, मगर तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वह कसके अपनी मुट्ठी को बंद कर लेती है। उसने अपने छोटे से सर को द्रांश के सीने में छुपा लिया, क्योंकि उसके मन में कुछ सोचकर बहुत ही अजीब से ख्याल आने लगे थे। द्रांश जब उसकी पकड़ अपने ऊपर इतनी टाइट देखता है तो वो कुछ नहीं बोलता। वो लव को लेकर खड़ा हो जाता है। एक नज़र वो उस जलते हुए घर को देखता है और बिना ऋषि से कुछ बोले तुरंत रोड साइड आ जाता है।
क्योंकि रोड के दूसरी तरफ ही उसकी कार खड़ी थी। उसके गार्ड्स पहले से ही वहां पर मौजूद थे। द्रांश जैसे ही कार के पास पहुंचा, कपिल बैक सीट का डोर ओपन कर देता है। द्रांश एक्सप्रेशन लैश भाव से कार के अंदर बैठ जाता है। ऋषि को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो पीछे से ही चिल्ते हुए बोला, अंडरस्को, अरे मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी बीवी ने मेरे घर को रहने लायक नहीं छोड़ा है। मुझे कंपनसेशन चाहिए और जब तक मुझे कंपनसेशन नहीं मिलता मैं तुम्हारे घर पर ही रहने वाला हूँ। द्रांश रंधावा कहते हुए वो जल्दी से आकर पैसेंजर सीट का डोर ओपन करता है और अंदर बैठ जाता है। द्रांश उसे बस एक नज़र गुस्से में देखता है, मगर फिर उसे इग्नोर करते हुए वो अपनी गहरी आंखों से लव की पूरी बॉडी को स्कैन करने लगा, ताकि देख सके कि कहीं लव को चोट तो नहीं लगी है। उसे लव की गर्दन पर और हाथ पर कुछ जलने के निशान दिखे थे, जिन्हें देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए। उसने लव को खुद से दूर करने की कोशिश की, मगर लव उससे दूर नहीं हुई। उसने अपने चेहरे को द्रांश की गर्दन में छुपा लिया। उसकी इस हरकत से द्रांश अपनी जगह पर जम गया। लव का दिल इस वक्त जोर से धड़क रहा था। इस चीज को द्रांश महसूस कर पा रहा था। वो भूल चुका था कि लव एक किलर है। वो लव के बालों को सहलाने लगा और धीरे से बोलता है, अंडरस्को, डरो नहीं। कपिल ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार को स्टार्ट कर देता है। ऋषि जैसे ही द्रांश की बातें सुनता है, वह पीछे पलटकर ताना मारते हुए बोलता है, अंडरस्को, तुम्हें नहीं लगता अपनी बीवी के बजाय तुम्हें मुझे गले लगाकर कहना चाहिए कि ऋषि, डरो नहीं, क्योंकि यहाँ पर मेरा घर ब्लास्ट हुआ है। कितना महंगा घर था, मेरे लैब में कितने सारे केमिकल थे, अब मेरा क्या होगा? इतना कहते हुए वो रोनी सूरत बना लेता है, मगर द्रांश उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। लव उसे और भी कस के गले लगा लेती है। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो गई थीं। उसे कमजोर बनना पसंद नहीं था, मगर उसके मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि कहीं द्रांश को ऐसा न लगे कि उसने उसे मारने के लिए ये सब कुछ जानबूझकर किया है। ये सोचते हुए वह अपने होठों को दबा लेती है। उसका गला भर आया था, उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। उसने बहुत ही हिम्मत करके कहा, अंडरस्को, द्रांश। उसने आगे कुछ कहने की कोशिश की, मगर द्रांश उसके होठों पर उंगली रख देता है और ठंडा भाव से उसे देखने लगता है। लव आगे कुछ भी नहीं बोलती। वो लगातार द्रांश की आंखों में देखती है। वही द्रांश उसकी लाल आंखों को देखकर उसके गालों को दबा देता है। उसने पार्टीशन ऑन कर दिया था और एक झटके से लव को सीट पर लेटाते हुए उसके ऊपर आ गया। लव ने उसे रोकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की, पर उसका हाथ हल्का सा कांप रहा था। ये चीज द्रांश देख पा रहा था। द्रांश उसके गालों को दबाते हुए गुस्से में बोलता है, अंडरस्को, बेबी गर्ल, व्हाई आर यू क्राइंग? ये सुनकर लव एक पल के लिए शांत हो जाती है। फिर उसने धीरे से कहा, अंडरस्को, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। तुम ऐसा बिल्कुल नहीं सोच सकते कि मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ, इसलिए ये ब्लास्ट किया। ये सुनकर द्रांश के आईब्रो ऊपर हो जाता है। उसने अपने दूसरे हाथ से लव के गालों की चुटकी लेते हुए शैतानी मुस्कुराहट के साथ पूछा, अंडरस्को, तो क्या सच में तुम मुझे मारना चाहती हो, इसलिए ब्लास्ट कर दिया? पर तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें पहले वहां से भाग जाना चाहिए था, उसके बाद ब्लास्ट करना चाहिए था? या फिर तुम्हें तुम्हारी गैंग वालों ने कुछ सिखाया ही नहीं? ये सुनकर लव का दिल और भी जोर से धड़कने लगता है। वो जल्दी से द्रांश के कॉलर को पकड़कर उसे अपने करीब करके बोलती है, अंडरस्को, नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहती हूँ। मैं बस तुम्हारे लिए खाना बना रही थी। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा और मैं भी तो वहीं पर थी ना। अगर ब्लास्ट होता तो सबसे पहले मैं मरती, इसलिए तुम ऐसा बिल्कुल नहीं सोच सकते कि मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ, ठीक है? कहकर वो और भी कसके द्रांश को पकड़ लेती है, जैसे कि द्रांश उसे छोड़कर भाग जाएगा। वह अपने धड़कते दिल को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी कि द्रांश को आसानी से लग सकता था कि लव उसे मारने की कोशिश कर रही है। द्रांश काफी देर तक उसकी आंखों में देखता है। न तो लव ने आगे कुछ कहा और न ही द्रांश ने कुछ बोला, मगर द्रांश के एक्सप्रेशन देखकर लव समझ नहीं पा रही थी कि वह उससे नाराज है या नहीं। उसने अपने दोनों हाथ द्रांश के कमर पर लपेट लिए और उसके सीने से लग गई। द्रांश ने उसे गले नहीं लगाया, वो बस उसकी गर्दन पर देख रहा था, जहां पर थोड़ा सा जलने का निशान था। उसने अनजाने में लव के कमर पर हाथ रख दिया तो लव की आह निकल गई, पर उसने अपने होठों को दबाते हुए अपने दर्द को बर्दाश्त कर लिया। वही द्रांश का चेहरा बदल गया। वो जल्दी से उसके टॉप पर उठाकर उसकी कमर पर देखना चाहता था, मगर लव तुरंत उसे खुद से दूर धकेल देती है और दूसरी तरफ देखने लगती है। द्रांश की गहरी नजर उसकी कमर पर टिकी हुई थी, जिसने कोई जबरदस्ती नहीं थी।
जैसे ही वो द्रांश के प्राइवेट विला पहुंचते हैं, द्रांश लव के हाथ को पकड़कर उसे जबरदस्ती रूम में ले जाता है। उसके बाद कपबोर्ड से उसने कपड़े निकाले और लव को देते हुए ऑर्डर दिया, अंडरस्को चेंज करके आओ। लव अपने सिर झुकाते हुए बोलती है, अंडरस्को उससे पहले मुझे ये बताओ। उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि द्रांश उसके हाथ को पकड़कर उसे वॉशरूम के गेट के पास लाकर खड़ा करते हुए ठंडे भाव से बोलता है, अंडरस्को इट्स एन ऑर्डर। द्रांश के कपड़े भी गंदे थे। वो दूसरे वॉशरूम में चला जाता है। जब वह वापस आता है तो उसके बाल गीले होते हैं। वो सोफे पर बैठकर बिना अपने बालों को पोंछे किसी गहरी सोच में गुम हो जाता है। इसी वक्त लव वॉशरूम से बाहर आती है। उसने ग्रीन कलर का प्लाजो और व्हाइट कलर का टॉप पहना है, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। द्रांश उसे बिना देखे ही ऑर्डर देता है, अंडरस्कोर इधर आओ। लव अपने होठों को दबा लेती है। उसे नहीं पता था कि द्रांश क्यों बुला रहा है, मगर वह धीरे धीरे उसके पास चली जाती है। द्रांश उसके हाथ को पकड़कर उसे अपनी गोद में बैठा लेता है। लव उसके इतने करीब आने से एकदम से उसकी आंखों में देखने लगती है। द्रांश भी उसकी आंखों में ही देख रहा था, मगर उसके हाथ धीरे धीरे लव के टॉप को ऊपर करने लगे। लव को जैसे ही यह महसूस हुआ, वह हैरानी से द्रांश को देखने लगती है। द्रांश उसकी कमर को देख रहा था। लव उसके हाथ को पकड़कर इस बार सीरियस होकर बोलती है, अंडरस्को क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना, मुझे चोट नहीं लगी है। द्रांश जब उसे इतना ज्यादा हाइपर होते हुए देखता है तो उसके होठों पर अजीब सी मुस्कान आ जाती है। उसने नीचे झुकते हुए धीरे से उसके कान में कहा, अंडरस्को पर मैंने कब कहा तुम्हें चोट लगी है? क्या मैं कुछ और नहीं कर सकता? लव सोचने लगी, अंडरस्को कुछ और का क्या मतलब है? पर वह और कुछ सोचती उससे पहले ही द्रांश उसके टॉप को ऊपर करके उसके कमर पर लगी चोट को देखता है। ये चोट नहीं थी, बल्कि जलने का निशान था, जो थोड़ा सा बड़ा था। उसने अपनी ठंडी उंगलियों को जैसे ही उसे जले हुए निशान के आस पास रखा, लव अंदर तक सिहर गई। चोट का दर्द अलग होता है, मगर जब शरीर जलता है तो वो दर्द बहुत ज्यादा होता है। लव से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो एकदम से द्रांश के कंधे को पकड़कर धीरे से बोली, अंडरस्को द्रांश वो अपने आप सही हो जाएगा और मुझे पेन नहीं हो रहा। ये सुनकर द्रांश उसके जले हुए निशान को जोर से दबा देता है। लव दर्द के कारण कसके अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसकी पकड़ द्रांश पर और भी कस जाती है। ये देखकर द्रांश अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। वो उसके कान में दांत पीसते हुए बोला, अंडरस्को अभी किसी ने कहा उसे दर्द नहीं हो रहा। ये सुनकर लव उसे देखने लगती है। उसकी पलकें भीगी हुई थीं। ये देखकर वो तुरंत अपने हाथ को हटा लेता है। उसने लव को गोद में उठा लिया और उसे बेड पर लेटाते हुए उसके कंधे पर झुक गया। धीरे से उसके कानों में बोला, अंडरस्को मेरा इंतजार करो। उसकी गर्म सांसों को लव अपने कान में महसूस करती है। लव अपने मुट्ठी बंद कर लेती है और अपने चेहरे को पीलों में छुपा लेती है। रूम का माहौल थोड़ा इंटेंस था। द्रांश उसकी गर्दन पर जले हुए निशान को देखता है, जो बिल्कुल छोटा सा था। वह झुककर उस पर किस कर लेता है और तुरंत जाने लगता है। मगर लव जल्दी से अपना हाथ बढ़ाकर उसकी कलाई को पकड़ लेती है और धीरे से कहती है, अंडरस्को द्रांश मैं सच में तुम्हें नहीं मारना चाहती थी। ये बस एक गलतफहमी है। क्या तुम मुझसे और नाराज हो गए हो? कहकर वो सवालिया नजरों से द्रांश को देखती है। मगर द्रांश उसके पकड़ से अपने हाथ को छुड़ा लेता है और बाहर चला जाता है। उसके पीठ को देखते हुए लव की आंखें और भी ज्यादा लाल हो गई थीं। पहली बार उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसके दिल के हिसाब से टुकड़े कर दिए हों। द्रांश के इस बिहेवियर को वह समझ नहीं पा रही थी। अभी द्रांश क्या चाहता है? उसे अपने पास रखना चाहता है या नफरत करना चाहता है? वह जल्दी कभी रोती नहीं थी, क्योंकि बचपन से अकेले रहने के कारण उसने अकेला रहना सीखा था। मगर इस वक्त वह खुद को रोक नहीं पाई। उसने अपने पैरों चेहरे को छुपा लिया और होठों को अपने दांतों के नीचे कस के दबाते हुए खुद के इमोशंस को कंट्रोल करने लगी, ताकि वह रो ना सके। उसने इतनी जोर से अपने होठों को दबाया था कि खून निकलने लगा था। कुछ देर बाद द्रांश फर्स्ट एड बॉक्स लेकर रूम में वापस आता है। उसने देखा पूरा रूम खाली है। ये देखकर उसकी आंखें छोटी हो गईं। वह अपने बेड को देखता है, जिस पर हल्का सा खून का निशान था। ये देखकर उसकी नजर ठंडी हो गई। वो आस पास लव को ढूंढता है, पर पूरे रूम में लव उसे नहीं मिलती, तो वह नीचे आ जाता है। वो थोड़ा गुस्से में भी लग रहा था और बेचैन भी। ऋषि और कपिल हॉल में बैठे हुए थे। वो जैसे ही द्रांश को इतनी जल्दबाजी में आते हुए देखते हैं, दोनों हैरानी से पूछते हैं, अंडरस्को क्या हुआ है?
ऋषि के सवाल को द्रांश इग्नोर करते हुए कपिल से सवाल करता है, अंडरस्को बेबी गर्ल कहाँ है? कपिल पहले तो हैरान हो जाता है, मगर फिर रिस्पेक्ट से जवाब देता है, अंडरस्को बिग बॉस, मैडम तो नीचे नहीं आई, आप ही उन्हें ऊपर लेकर गए थे, वह ऊपर ही होंगी। वो तीनों मिलकर लव को ढूंढते हैं, लेकिन लव कहीं नहीं मिली। द्रांश इस वक्त विला के बाहर था, मगर लव का कोई पता नहीं चल रहा था। द्रांश गुस्से से पास में रखे गमले को जोरदार किक मारते हुए बोला, अंडरस्को बेबी गर्ल, अगर तुम किंग के पास हो तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। कहकर वो कसके अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता है। उसके दिमाग में सबसे पहले नाम किंग का ही आया था, क्योंकि उसने हर जगह पता कर लिया था, पर कहीं भी लव नहीं थी। द्रांश को लग रहा था कि लव और किंग एक दूसरे के ज्यादा करीब है, इसलिए उसे और गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ मिसेज रंधावा दिव्य को लेकर फिर से पार्क आई थी। दिव्य पार्क में खेल रहा था और मिसेज रंधावा अपने दोस्तों से बातें कर रही थी। दिव्य खेलते खेलते एक डॉग को देखता है और उसके पीछे जाने लगता है। केतु पेड़ के ऊपर बैठा था। वह जैसे ही ये सब देखता है, तुरंत पेड़ के नीचे आ जाता है और दिव्य के पीछे जाने लगता है। पर अचानक उसे अपनी गर्दन में कुछ महसूस हुआ, मगर वो दर्द को इग्नोर करके दिव्य के पीछे जाने लगता है। अगले ही पल दिव्य के आस पास एक सफेद कलर का धुआं फैलने लगता है। ये देखकर केतु का चेहरा बदल जाता है। वो जल्दी से भागते हुए दिव्य के पास जाने लगता है। वो जैसे ही उस धुएं के पास पहुंचा, वो आस पास देखता है, मगर दिव्य नहीं था। केतु घबराते हुए खुद से बोलता है, अंडरस्को ये कहाँ गया? वो दिव्य को बहुत ढूंढता है, मगर दिव्य उसे कहीं नहीं मिल रहा था। ऊपर से उसे अपना शरीर ढीला ढीला महसूस हो रहा था। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। वो सड़क पर आ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कहाँ जाना है। जिस तरह वो सड़क के बीचों बीच आ गया था, दूसरी तरफ से एक ब्लैक कलर की कार तेजी से आ रही थी। केतु कुछ रिएक्ट करता, उससे पहले ही कार उसे टक्कर मारते हुए तेजी से निकल गई और केतु सड़क के दूसरी तरफ जमीन पर गिर गया, जहां पर एक पत्थर रखा था। वो पत्थर उसके सिर से जैसे ही टकराया, केतु के माथे से खून बहने लगा। उसकी आंखें बंद होने लगी, पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका पूरा शरीर पैरालाइज हो गया हो। द्रांश इस वक्त अपने स्टडी रूम में ही बैठा हुआ था। वहां का माहौल बहुत ही ज्यादा गंभीर था। उसके हाथ में पेपर वेट था, जिसे वो गोल गोल घुमा रहा था और सामने की तरफ देख रहा था। ऋषि कुछ ही दूरी पर बैठा था। उसके हाथ में दवा के पैकेट और कुछ इंजेक्शंस थे। वो अपनी आंखों में चिंता लिए द्रांश को ही देख रहा था। देखते ही देखते शाम हो चुकी थी, मगर लव का कोई अता पता नहीं था। द्रांश अपना सिर झुकाए बैठा था, जैसे बहुत गहरी सोच में गुम हो। ऋषि ने घड़ी देखी और फिर थोड़ा तेज आवाज में बोला, अंडरस्को द्रांश, तुम्हें अपनी दवा ले लेनी चाहिए। तुम ऐसे अपनी दवा को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये तुम्हारी सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। वैसे भी तुम्हारे लोग लव को ढूंढ रहे हैं, वो जल्दी ही मिल जाएगी। इतना कहकर वो शांत हो गया, मगर द्रांश ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। इसी वक्त किसी ने स्टडी रूम का दरवाजा खटखटाया। ऋषि ने दरवाजे की ओर देखा, जहां कपिल खड़ा था। कपिल अंदर आया। उसके हाथ में एक पेन ड्राइव था। उसका चेहरा शांत था, मगर आंखों में घबराहट झलक रहा था। उसने टेबल पर पेन ड्राइव रखते हुए थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, अंडरस्को बिग बॉस, हमें मैडम के बारे में तो नहीं पता चला, लेकिन हमें दिव्य के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है। शायद वो गायब हो गया है। ये सुनकर द्रांश ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए उसे देखा। ठीक उसी समय द्रांश का फोन बजने लगा। द्रांश ने फोन निकालकर स्क्रीन पर देखा। उस पर मिसेज रंधावा का नंबर शो हो रहा था। उसने तुरंत कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से मिसेज रंधावा की घबराई हुई आवाज उसके कानों में पड़ी, अंडरस्को द्रांश द्रांश, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मैं दिव्य को लेकर पार्क गई थी, पर अचानक से वह गायब हो गया। मैंने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वह मुझे कहीं भी नहीं मिला। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कहते हुए उनकी आवाज कांप रही थी। ये सुनकर द्रांश एक पल के लिए शांत हो गया। फिर उसने धीमी मगर कठोर आवाज में पूछा, अंडरस्को वो कब से गायब है? दूसरी तरफ से मिसेज रंधावा रोते हुए बोली, अंडरस्को मैं सुबह उसे पार्क लेकर गई थी, तब से ही गायब है। मैंने सोचा मैं उसे ढूंढ लूंगी, पर मैं उसे नहीं ढूंढ पा रही। मैंने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया था, मगर उन्होंने कहा कि 24 घंटे से पहले वो कुछ भी नहीं करेंगे। द्रांश ने ठंडी आवाज में पूछा, अंडरस्को वो सुबह गायब हुआ था और आप मुझे अब इन्फॉर्म कर रही है?
मिसेज रंधावा रोते हुए बोली, अंडरस्को, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे साथ कुछ गार्ड्स भी थे। मुझे लगा हम सब उसे ढूंढ लेंगे, पर अब काफी वक्त हो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दिव्य को कोई जान पहचान वाला ले गया हो। तुम लव से क्यों नहीं पूछते इस बारे में? द्रांश ने ठंडी आवाज में कहा। अंडरस्को, मॉम, मैं उसे ढूंढ लूंगा, आप घर जाइए। इतना कहते ही उसने कॉल कट कर दिया और कपिल की ओर देखने लगा। उसकी नजरें हमेशा की तरह ठंडी थीं। कपिल कुछ कहता उससे पहले ही ऋषि चौंकते हुए बोला, अंडरस्को, द्रांश, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह वही वक्त है जब लव गायब हुई थी? दोनों सुबह ही गायब हुए थे। कहीं एक ही इंसान ने दोनों को गायब तो नहीं किया? ये भी हो सकता है कि किसी ने दिव्य को किडनैप कर लिया हो और लव को इस बारे में पता चल गया हो, इसलिए वो खुद यहां से चली गई हो बिना बताए। ये सुनकर द्रांश ने कपिल को बोलने का इशारा किया। कपिल वहीं रखे लैपटॉप को लेकर पेन ड्राइव लगाने लगा। अगले ही पल वीडियो में पार्क का सीसीटीवी फुटेज चलने लगा जब दिव्य खेल रहा था। द्रांश बहुत ही गौर से हर एक चीज को देख रहा था, पर अगले ही पल पूरा लैपटॉप ब्लैंक हो गया। कुछ देर बाद लैपटॉप ऑन हुआ तो उस वक्त मिसेज रंधावा दिव्य को ढूंढ रही थी, लेकिन दिव्य कैसे गायब हुआ? ये क्लिप गायब थी। कपिल जल्दी से समझाते हुए बोला, अंडरस्को, बॉस, हमने बहुत कोशिश की, मगर हमें उस वक्त का वीडियो नहीं मिल रहा है जब दिव्य गायब हुआ था। लव मैडम ने दिव्य की सेफ्टी के लिए केतु को उसके पास भेजा था, क्योंकि हमें केतु बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत में पार्क के पास ही मिला है। वो इस वक्त हॉस्पिटल में है, लेकिन कोमा में है, इसलिए हमें कहीं से कुछ भी पता नहीं चल रहा है। द्रांश कुछ नहीं बोला। वो अपने विला का सीसीटीवी कैमरा देख रहा था, पर लव कहां से गई ये भी नहीं पता चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर वेटिंग एरिया में दो लोग मौजूद थे। एक काफी यंग लड़का था जिसकी उम्र लगभग 20 साल होगी। उसके सफेद बाल काफी अट्रैक्टिव लग रहे थे। उसने रेड कलर का हेयर बैंड लगा रखा था और स्केलेटन का प्रिंटेड वाला ब्लैक कलर का डिजाइन हुडी पहन रखा था। उसने घुटने के पास एक डिजाइनर रुमाल भी बांध रखा था। एक कान में डिजाइनर वाली कान की बाली थी, बिल्कुल छपरी वाला लुक था। उसने हाथों में भी कई सारी अंगूठियां पहन रखी थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही चंचलता नजर आ रही थी। उसके बगल में एक बुजुर्ग आदमी था जिसकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी। उसने बिजनेस सूट पहना था, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल भी उसकी दाढ़ी से मेल नहीं खा रही थी। तभी वहां अनाउंसमेंट होने लगी। वो लड़का और वो बुजुर्ग आदमी दोनों ही अंदर की तरफ जाने लगे। वो मुंबई की फ्लाइट पर चढ़े। कुछ देर में फ्लाइट टेक ऑफ कर गई। कुछ घंटे बाद फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंची। तभी उस बुजुर्ग आदमी ने अपने चेहरे पर मास्क लगाते हुए धीरे से कहा, अंडरस्को, बॉस, केतु कोमा में जा चुका है। इतना कहते ही उसने अपने कान में लगे ब्लूटूथ को अच्छे से एडजस्ट किया। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि राहु था, जिसने बूढ़े आदमी का गेटअप किया हुआ था। और उस छपरी लड़के का गेटअप किसी और ने नहीं बल्कि लव ने लिया था। लव की आंखें इस वक्त बेहद शांत थीं। वो कैंडी चबा रही थी। उसने मुस्कुराते हुए आस पास देखा और धीरे से कहा, अंडरस्को, मुझे पहले से ही हर एक चीज पर कंट्रोल रखना चाहिए था। दिव्य की सिक्योरिटी भी टाइट रखनी चाहिए थी, और उन पेपर्स को संभाल कर रखना, क्योंकि वही पेपर्स दिव्य को वापस ला सकते हैं, वरना हम उसे हमेशा के लिए खो देंगे, क्योंकि वही दिव्य का असली परिवार है। दोनों ही वहां से निकलकर एक होटल में रुके। लव अपने रूम में गई। उसने एक नजर मिरर में खुद को देखा। वो एक किलर थी, इसलिए भेष बदलना उसे बहुत अच्छे से आता था। उसने अपने बैग से लैपटॉप निकाला और तेजी से उंगलियां चलाने लगी। लगभग 1 घंटे तक कुछ खोजने के बाद उसे कुछ भी नहीं मिला। वो निराश होकर लैपटॉप बंद कर देती है। उसके बाद बेड पर टेक लगाकर बैठ गई। वो बहुत परेशान लग रही थी। उसके सर में भी दर्द हो रहा था। उसने अपने माथे को दबाते हुए द्रांश को याद करके कहा, अंडरस्को, वो जरूर मुझे ढूंढ रहा होगा, पर मैं चाहकर भी उसे इस वक्त नहीं बता सकती कि मैं कहां पर हूं, वरना दुश्मनों को भी पता चल जाएगा कि मैं मुंबई आ चुकी हूं। अगर ऐसा हुआ तो दिव्य की जान को और भी ज्यादा खतरा होगा। मैंने उसके मॉम डैड से वादा किया था कि वह मेरी जिम्मेदारी होगा। मैं उसका हमेशा ध्यान रखूंगी। इतना कहते ही उसने अपने दोनों हाथ से अपने चेहरे को छुपा लिया, क्योंकि उसका दिमाग इस वक्त थक चुका था। उसे आराम की जरूरत थी। लव का दिमाग बार बार द्रांश की तरफ जा रहा था कि जब वो दिव्य को बचाकर ले जाएगी, उसके बाद द्रांश को कैसे समझाएगी कि वो कहाँ थी। ये सब सोच सोचकर उसे नींद आ गई। वही द्रांश ने अपने लोगों को पूरे दिल्ली में फैला दिया था। कुछ देर बाद फाइनली उसे क्लू मिल गया।
द्रांश इस वक्त अपनी कार में बैठा था। उसकी कार तेजी से एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रही थी। उसके हाथ में उसका टैबलेट था। तभी कपिल बोल पड़ा, अंडरस्को बिग बॉस, कल आपकी मिस्टर दीक्षित के साथ मुंबई में मीटिंग है। वहां पर आपका प्राइवेट विला है, पर मैंने आपका रहने का इंतजाम होटल में किया है, क्योंकि वो डेस्टिनी के ज्यादा करीब है। द्रांश कुछ देर लैपटॉप में उंगलियां चलाने के बाद विंडो के बाहर देखने लगा। उसने कांच नीचे कर दिया था। तेज हवाएं उसके चेहरे को छू रही थी। उसने मास्क पहना हुआ था, इसलिए केवल उसके बाल उड़ रहे थे और आंखें हमेशा की तरह गहरी थीं। कुछ घंटे में ही वो दिल्ली से मुंबई पहुंच गया। एयरपोर्ट पर कई सारे गार्ड्स मौजूद थे, जिन्होंने पूरे एयरपोर्ट को घेरा हुआ था। सभी ये देखकर हैरान थे। तभी द्रांश, जिसने लॉन्ग कोट, हाथों में ग्लव्स और मास्क पहना हुआ था, एयरपोर्ट के बाहर निकला। कोई उसे देख नहीं पा रहा था, क्योंकि उसने चारों तरफ से खुद को ढका हुआ था। कपिल ने दरवाजा खोला। द्रांश एटीट्यूड के साथ अंदर बैठ गया। कपिल की कार होटल के लिए निकल गई। द्रांश उसी होटल में रुका था जिस होटल में लव और केतु थे। रात के 8 बजे द्रांश ऑनलाइन अपनी एक मीटिंग अटेंड करने के बाद कैजुअल कपड़ों में बाहर आ गया। उसके सीक्रेट गार्ड्स उसके आस पास थे। वो गार्डन में था। उसके होठों के बीच सिगरेट थी और फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसकी पीठ गार्डन की दीवार की तरफ थी। रात के अंधेरे में वह ज्यादा दिख नहीं रहा था। ठीक उसी वक्त कोई बाउंड्री से कूदकर अंदर आता है। ये लव थी। उसने अभी भी लड़कों की तरह छापरी वाला लुक लिया हुआ था। इस बार उसने काफी भड़कैला रेड कलर का शर्ट और पैरेट कलर का पैंट पहना था। उसके व्हाइट हेयर लहरा रहे थे। इस बार उसने अपने एक हाथ की कोहनी और माथे पर रंग बिरंगा रुमाल बांधा हुआ था। वह अभी भी चिंगम चबा रही थी। वो धीरे धीरे गार्डन से बचते हुए होटल के अंदर की तरफ जा रही थी कि अचानक उसे अपने आस पास एक जानी पहचानी खुशबू आई। लव के कदम रुक गए। वो अपनी आंखें छोटी करके आस पास देखने लगी। उसे द्रांश की पीठ नजर आए। वो धीरे से बोली, अंडरस्को, इस आदमी की पीठ इतनी जानी पहचानी क्यों है? और यह खुशबू भी जानी पहचानी है? वो धीरे धीरे द्रांश की तरफ बढ़ने लगी। वो एक कदम की दूरी पर ही रुक गई थी। वहीं द्रांश को भी एहसास हुआ कि कोई उसके पास है। अचानक लव का फोन बजने लगता है। वो अपना सर नीचे करके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नाम को देख रही थी। तभी द्रांश बिना देखे ही एक कदम पीछे लेते हुए एकदम से मुड़ा। उसने गलती से लव के पैर पर अपना पैर रख दिया। इसी वक्त लव अपना पैर उठाने वाली थी, पर वह अपना पैर उठा नहीं पाई, जिस कारण उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह एकदम से नीचे गिरने लगी। खुद को बचाने के लिए उसने द्रांश के कॉलर को पकड़ लिया। द्रांश भी संभल नहीं पाया और दोनों ही जमीन पर गिर गए। लव नीचे थी और द्रांश उसके ऊपर। द्रांश के होठों के बीच सिगरेट थी, जो गिर चुकी थी और उसके होठ एकदम से लव के होठों से सट गए। लव की आंखें एकदम से बड़ी हो गई थीं। यही हाल द्रांश का भी था। दोनों अपनी जगह पर फ्रिज हो चुके थे। लव का शरीर तो मानो अकड़ सा गया था। उसकी पकड़ द्रांश की शर्ट पर कस गई थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं। इतने करीब होने के कारण उसने द्रांश का चेहरा साफ देख लिया था, जिस कारण उसे एक अजीब सा डर लगने लगा। ठीक उसी वक्त कपिल बालकनी साइड आया था। वो अपनी सेल्फी ले रहा था। वो खुद की फोटो खींच रहा था कि अचानक उसकी नजर गार्डन साइड चली गई। उसने देखा द्रांश के नीचे एक लड़का लेटा हुआ है, मगर जब उसने काफी गौर से देखा तो चौंक गया। उसके चेहरे का रंग ही बदल गया था। वो हड़बड़ाते हुए बोला, अंडरस्को, बिग बॉस ने एक लड़के को किस कर लिया। कपिल को ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसके ऊपर बहुत बड़ा बम फूट गया हो। वहीं लव तो जान बचाकर भाग जाना चाहती थी। उसने घबराते हुए मन में कहा, अंडरस्को, अगर इसने मुझे पहचान लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वो एकदम से द्रांश को खुद से दूर कर देती है और खड़ी हो जाती है। द्रांश जब तक होश में आता तब तक लव भाग चुकी थी वहां से। उसका चेहरा काला पड़ गया था। उसने अपने हाथ को अपने होठों पर रखा। वो केवल उस लड़के की पीठ देख पा रहा था, पर लव ने लड़के का भेष लिया हुआ था। इसलिए द्रांश ने उसे लड़का ही समझ लिया था। उसे एक जाना पहचाना सा एहसास हुआ, मगर वो गुस्से में था, इसलिए उसने ज्यादा नोटिस नहीं किया। द्रांश कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रहा था, बस उसके माथे पर बल पड़ गए। उसने एकदम से अपना रुमाल निकाला और अपने होठों को पोंछने लगा। उसने ध्यान नहीं दिया कि उसे एलर्जी नहीं हो रही थी। गुस्से में द्रांश अपने रूम में गया। वॉशरूम में जाकर उसने सबसे पहले शावर लिया।
उसने 10 से 15 बार अपने होठों को साफ किया और 5 बार साबुन लगाया। उसके होंठ एकदम से लाल हो गए, ज्यादा रगड़ने के कारण। इनफैक्ट थोड़ा थोड़ा खून भी निकलने लगा था। उसने तो सैनिटाइजर से भी अपने होठों और शरीर को साफ किया, पर उसे चैन नहीं आया तो वो फिर से नहाने चला गया। नहाने के बाद वो अपने फोन को निकालता है और कपिल को कॉल करके गुस्से में ऑर्डर देता है, अंडस को पता करो, गार्डन में अभी कौन सा लड़का आया था। कपिल रूम के बाहर ही था। द्रांश ने कॉल कट कर दिया। ये देखकर कपिल हैरानी से बोला, अंडस को क्या बिग बॉस ने ये नोटिस नहीं किया कि उस लड़के ले छूने से एलर्जी नहीं हुई? क्या वह उस लड़के को भी टच कर सकते हैं, या फिर उनकी बीमारी सही हो रही है? वो काफी कंफ्यूज था, पर अंदर से कुछ टूटने की आवाज सुनाई दी, तो कपिल डरते हुए सिक्योरिटी रूम में भाग गया, ताकि पता कर सके कि वो लड़का कौन था। लव राहु के रूम में थी। जैसे ही कपिल गया, वो अपने रूम में आ गई थी। उसका रूम द्रांश के बगल वाला रूम था। अंदर पहुंचते ही उसने खुद को मिरर में देखा। उसके बाद अपने होठों को टच किया और परेशान होकर बोली, अंडस को द्रांश यहाँ पर क्यों है? कहीं उसे मेरे बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया, या फिर वो अपने किसी बिजनेस के काम से आया है? अब मुझे ज्यादा बचकर रहना पड़ेगा। क्या उसने मुझे नोटिस किया होगा? इतना कहकर वो घबराते हुए चारों तरफ चक्कर लगाने लगी। वो अपने नाखूनों को चबा रही थी। फिर खुद से ही बोली, अंडस को ये कंफर्म करने के लिए मुझे एक बार उसके सामने जाना चाहिए। वो धीरे धीरे अपने डोर को ओपन करती है। तभी सामने उसे राहु दिख गया। राहु उसे घूरते हुए बोला, अंडस को बॉस हमें कहीं जाना है। आप ऐसे चोरों की तरह क्यों आ रही हैं? ये कहकर वो शांत हो गया। लव उसे शांत रहने का इशारा करती है, चारों तरफ देखती है और फिर भागते हुए लिफ्ट के पास खड़ी हो जाती है। जैसे ही लिफ्ट रुकती है, लव और राहु अंदर चले जाते हैं। मगर ठीक उसी वक्त लव को अपने ऊपर एक परछाई महसूस होती है। वो नजर उठाकर देखती है तो द्रांश बिजनेस सूट में अंदर आया था। ये देखते ही उसके दिल की धड़कन एकदम से बढ़ गई। द्रांश ने लॉन्ग कोट, ग्लव्स और मास्क पहना हुआ था। अचानक उसकी और लव की आंखें टकराईं। लव अपना चेहरा तुरंत नीचे कर लेती है। उसने ग्रे कलर का लेंस पहना हुआ था। उसे महसूस हो रहा था कि द्रांश की परछाई उसकी तरफ बढ़ रही है, जिस कारण वो एकदम से किनारे सटने लगी थी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।